4 जून शाम 6:15 पे अगवानी सुल्तानगंज महासेतु का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो जाता है। 2 जून के शाम में लगभग 7 बजे एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था देश के सामने, जिसमें जान माल का भारी भरकम नुकसान हुआ था बालासोर में। इस दुर्घटना के लगभग 2 दिन बाद एक और बुरी खबर आती है। ये खबर आया भागलपुर और खगड़िया के बीच बनने वाले महासेतु से। अब चूंकि महासेतु का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है, अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चूंकि ये 1700 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, यानी पैसे का लॉस तो भारी भरकम हुआ ही है। अब बिहार सरकार का ये कहना है कि जो पैसे का भरपाई है वो एसपी सिंगला कंपनी ही करेगी। इस पुल का नाम है अगवानी सुल्तानगंज महासेतु, जो गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इस पुल को बनाने वाली कंपनी का नाम है एसपी सिंगला कंपनी। इस कंपनी के द्वारा बिहार में भी और पुलों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा भारत के अन्य हिस्सों में भी इस कंपनी के द्वारा कई पुलों का, कई ब्रिजेस का निर्माण किया जा चुका है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में भी एक 6 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। जहां तक अगवानी सुल्तानगंज महासेतु की बात है तो ये 4 लेन का ब्रिज बन रहा है। इसका आधारशिला कब रखा गया इस महासेतु का, तो वो रखा गया था 2014 में, और शुरुआत कब हुआ काम का, 2015 में। यानी कितना लंबा समय लगा जब आधारशिला रखा गया और काम शुरू हुआ। अगर इस पुल के इंजीनियर की बात किया जाए कि इसमें कौन से इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो चूंकि ये जो कंपनी है एसपी सिंगला, ये स्वदेशी कंपनी है, जबकि इसमें जो इंजीनियर काम कर रहे हैं वो देसी भी हैं और बहुत सारे विदेशी इंजीनियर भी काम कर रहे हैं। अगर एग्जैक्ट डाटा की बात किया जाए तो 1710.77 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और बिहार सरकार का ये कहना है, बिहार सरकार के द्वारा इस घटना के कुछ ही घंटों के बाद ऑफिशियल बयान भी आया कि पैसे का भरपाई एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। जहाँ तक इस पुल की लंबाई की बात है तो इस पुल का कुल लंबाई है 3.17 किलोमीटर। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला ये एक बहुत ही प्रभावशाली ब्रिज है, क्योंकि इस पुल के जुड़ने से, अब चूंकि उत्तर बिहार में काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच एक्चुअली में बहुत सारे ब्रिजेस का निर्माण गंगा नदी के ऊपर किया जा चुका है। तो उत्तर बिहार के बहुत सारे ज़िले इससे लाभान्वित होते हैं इस पुल के बनने से। अब जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, इसके अलावा दक्षिण बिहार में भागलपुर प्रमंडल में चूँकि 2 जिला है, भागलपुर और बांका, तो ये भी लाभान्वित होते। आर्थिक गतिविधियों में यहाँ पर वृद्धि होता, लोगों का आना जाना सुगम हो जाता, और उत्तर बिहार का जो इकोनॉमी है, जाहिर सी बात है, इस पुल के बनने से काफ़ी लाभान्वित होता, चूँकि उधर गरीबी ज़्यादा है। गंगा नदी पर बनने वाला ये पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है। अब चूँकि शाम 6:15 पे इस पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है, और एक्चुअली में जो पिलर गिरा, पिलर नंबर 9, पिलर नंबर 10, पिलर नंबर 11 और पिलर नंबर 12 का अधिकांश हिस्सा गिर गया, और पिलर के ऊपर जो स्लैब रखे हुए थे, जाहिर सी बात है वो स्लैब भी पानी में गिर गया। अब वीडियो वायरल लगभग शुरू होता है 7:30 बजे से। अब जो लोकेशन है वो अगवानी की तरफ है, क्योंकि अगवानी और सुल्तानगंज को ये पुल जोड़ने वाला है, और अगवानी की तरफ ये सब कुछ हादसा हुआ। अगवानी की तरफ गंगा जी के तट पे नाव लगी हुई थी, कुछ लोग भी खड़े थे। जाहिर सी बात है आजकल स्मार्टफोन सभी के पास है, तो लोगों को एक अंदाज लगा कि पुल में कुछ गड़बड़ी होने वाला है। उसके बाद लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, और जैसे ही ये सब कुछ हो रहा था, लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और सोशल साइट्स पे वीडियो को डाल दिया। बहुत ही जल्द ये वीडियो वायरल हो गया, और उसके बाद बिहार सरकार को कुछ ही घंटों के अंदर ऑफिशियल बयान देना पड़ा। डॉल्फिन पर्यवेक्षण केंद्र भी यहाँ पर महासेतु के पिलर संख्या 10 के ऊपर बनाया जा रहा था। यहाँ पर OOO आकार का एक स्ट्रक्चर था, और यहाँ पर 4 मंजिला ये ढांचा बनाया जाना था डॉल्फिन पर्यवेक्षण केंद्र का। अब मे भी ऐसा भी हो सकता है कि डॉल्फिन पर्यवेक्षण केंद्र चूंकि 4 मंजिला है, पिलर संख्या 10 पर उसका निर्माण होना था, तो हो सकता है कि उसका कुछ निर्माण कार्य चल रहा हो और उसके वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा हो, जिस वजह से पिलर संख्या 10 फट पड़ा, और उसके बाद जो बाकी पिलर हैं 9, 10, 11, 12 वो भी अचानक से गिरना शुरू कर देते हैं, और उसको ऊपर जो स्लैब वगैरह रखा हुआ था वो भी गिरना शुरू हो जाता है, जिसका वीडियो फुटेज आपने कल देखा ही होगा। जहाँ तक डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर की बात है, तो भागलपुर में गंगा नदी पर पहले से भी डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर है। अब चूंकि डॉल्फिन एक संरक्षित जलीय जीव है, तो उसके संरक्षण कार्यों के लिए ऑब्जर्वेशन सेंटर का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और डॉल्फिन से जुड़ा हुआ एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना में, और पटना में भी कहा तो पटना साइंस कॉलेज में। सुल्तानगंज अगवानी महासेतु का एक बड़ा हिस्सा कल ध्वस्त हुआ। तो क्या इस महासेतु के साथ ऐसा पहली बार हुआ है? तो बिल्कुल ही नहीं। 2022 अप्रैल में भी ऐसा घटना हो चुका है। हाँ, उस समय जो घटना हुआ था
थोड़ा सा छोटे लेवल का था। सुल्तानगंज अगवानी महासेतु पर जो दुर्घटना कल हुआ शाम के 6:15 पे, तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है इस महासेतु के साथ? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अप्रैल 2022 पिछले वर्ष की बात है, जब तेज आंधी और वर्षा को भी नहीं झेल पाया था अगवानी सुल्तानगंज महासेतु का पिलर संख्या 4, 5, 6। पिलर संख्या 4, 5, 6 अचानक से धराशायी हो गया था पिछले वर्ष, और उसके बाद उसके ऊपर जो स्पैन था, जो ढांचा रखा हुआ था, जो ब्लॉक था, जाहिर सी बात है वो भी नीचे गिर गया। और उस स्ट्रक्चर का पिलर संख्या 4, 5, 6 का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जो पिछले वर्ष दुर्घटना हुआ था उसका जांच IIT रुड़की के द्वारा बिहार सरकार करा रही है। एक एग्जाम्पल से दोस्तों आप समझने का प्रयास करें। मान लिया कि किसी का घर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर ईंट का जुराई होता है। ईंट का जुराई कैसे होता है? सीमेंट बालू का मसाला बनता है, और जब ईंट का जुराई हो जाता है तो उसके अगले ही दिन वो जो स्ट्रक्चर है काफ़ी मजबूत हो जाता है, ठीक है, जिसको आप साधारण बोलचाल के भाषा में कहते हैं कि मसाला सूख गया। अब वहाँ पानी आदमी डाल सकता है, पटा सकता है, वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पर जो अप्रैल महीने में हुआ था पिलर संख्या 4, 5, 6 वो सॉलिड बन चुका था, यानी कि सीमेंट मसाला कंक्रीट सरिया से जो बनाया गया ढांचा था वो सॉलिड बन चुका था, वो सूख गया था, जिसको आप सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं। उसके बावजूद तेज आंधी और वर्षा को भी नहीं झेल पाया वो ढांचा। तो ऐसे में तो दोस्तों सवाल उठ ही खड़ा होगा कि इतना कमजोर ढांचा कैसे बन रहा है इस महासेतु का। जहाँ तक इस महासेतु के निर्माण कार्य की शुरुआत है तो 2014 में एक आधारशिला रख दिया गया था, जबकि शुरुआत हुआ 2015 में, यानी लगभग 1 साल का देरी। उसके बाद जो डेडलाइन है, डेडलाइन कहने का मतलब कब पुल बनकर तैयार होगा, तो वो 8 बार वो डेडलाइन बढ़ाया जा चुका है। कंपनी ने यह कहा था कि 2019 में पुल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसका उद्घाटन का कार्य हो सकेगा, लेकिन बार बार इस डेडलाइन को बढ़ाया गया, और जो लेटेस्ट डेडलाइन था वो था दिसंबर 2023। यानी अब आगे देखने वाली बात है कि ये जो महासेतु का कार्य है वो कैसे कंप्लीट होता है। क्या इसी कंपनी के द्वारा ये कार्य कंप्लीट होगा या टेंडर किसी अन्य कंपनी को दिया जाना है? अब वो तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। किसी भी निर्माण का जो टेंडर होता है पथ निर्माण विभाग यानी कि PWD डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। अब किसी भी पुल का अगर निर्माण की बात किया जाए और उसमें भी वैसा पुल जो पानी में बनने वाला होता है, तो उसका डिज़ाइन कैसा होगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और मीडिया में इस तरह का सवाल भी उठ रहा है, विपक्षी नेताओं के द्वारा भी इस तरह का सवाल उठाया जा रहा है कि उसके डिज़ाइन में कमी है। अब उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ कि किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, वो तो इंजीनियर डिसाइड करते हैं कि लोकेशन के हिसाब से कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, पानी के अंदर बालू और बालू के अंदर जो मिट्टी है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितने गहराई पर मिट्टी है, वहाँ पर पानी का फ्लो क्या है, कितना लोड इन फ्यूचर होगा उस पुल के ऊपर, पानी का फ्लो क्या है, पानी का गहराई क्या है। तो इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखने के बाद ही पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। 2 बार ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है। क्या डिज़ाइन में समस्या है, क्या कंक्रीट यानी कि सीमेंट बालू का जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसके रेशियो में समस्या है, उसके अनुपात में समस्या है, वो तो जांच का विषय है। तो ऐसे में स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, क्योंकि 2 बार एक ही ब्रिज में, एक ही निर्माणाधीन ब्रिज में एक्सीडेंट ऐसा हो चुका है। अब दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम ये देखते हैं कि नदी व समुद्र में कैसे बनता है पुल। अब जो ये अगवानी सुल्तानगंज महासेतु है, अब चूंकि इसका निर्माण कार्य पता नहीं कब कंप्लीट होगा, आखिर किस तरीके से बना, चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं। इंजीनियर के द्वारा, एक्सपर्ट इंजीनियर के द्वारा पानी का गहराई देखा जाता है, पानी में बहाव का क्या गति है, पानी के नीचे बालू और बालू के नीचे मिट्टी कितनी गहराई पर है, उस मिट्टी का क्या प्रकार है, इन फ्यूचर पुल पर पड़ने वाला जो लोड है ट्रैफिक का वो कितना रहने वाला है, ये सब जांचा जाता है। उसके बाद ही पुल का निर्माण कार्य शुरू होता है। सुल्तानगंज अगवानी में जिस तकनीक का प्रयोग किया गया है उस तकनीक का नाम है कोफर डैम। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पानी के अंदर कैसे बन जाएगा पुल, तो चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो ढांचा आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है कोफर डैम। ये ड्रम जैसा है, जो मौत का कुआं आप लोगों ने कभी देखा होगा कि वहां पर मोटरसाइकिल चलाया जाता है, मौत के कुआं में कार्स को चलाया जाता है, तो कुछ उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स से जुड़कर इस तरह का ढांचा बनाया जाता है। ये गोल भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो पिलर है वो किस तरह का बनाया जाना है। अब चूंकि स्टील का ये जो बड़ा बड़ा प्लेट्स से जुड़कर कोफर डैम बनता है, इस ढांचा को उठाकर जहां पर पिलर बनाना है वहां पर क्रेन उसको रख देता है। उसके बाद उसको धंसाया जाता है।
पानी के नीचे बालू, बालू के नीचे मिट्टी। अब मिट्टी में कहाँ तक धंसाया जाना है इसका डिसीजन इंजीनियर लेते हैं। यानी कि इंजीनियर को ये बात पता है कि पिलर का जो गहराई होगा, बालू के नीचे मिट्टी में कितना गहराई तक होगा, तो उसी हिसाब से कोफर डैम को धंसा दिया जाता है। उसके बाद पानी निकालने का काम शुरू किया जाता है, एक एक बूंद पानी को निकाल दिया जाता है। और कोफर डैम ऐसा होता है कि बाहर से एक बूंद भी पानी का रिसाव उसमें नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर पिलर बनाने का जो काम है वो शुरू हो जाता है। पानी में जो पुल बनते हैं और पूरे पुल को बनाने में जो भी स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, उस जो भी स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है, आधा से ज़्यादा काम दूसरे साइट्स पर होता है। अब जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, जाहिर सी बात है उनका निर्माण कहीं दूसरे साइड पे होता है। तो मेन है पिलर बनाना, क्योंकि पिलर एक फंडामेंटल चीज़ है, एक बेसिक चीज़ है किसी भी ब्रिज के लिए। जब पिलर का निर्माण हो जाता है तो दूसरे साइड पर बने ब्लॉक्स को लाया जाता है किरान की मदद से, और उसके बाद उसको पिलर के ऊपर फिट कर दिया जाता है। हाँ, हालांकि वहाँ भी बहुत सारा चीज़ को देखा जाता है, अलाइनमेंट क्या है, झुकाव वगैरह क्या है, तो वो तो इंजीनियर का काम है। तो इस तरीके से इस कोफर डैम तकनीक के सहायता से पानी में ब्रिज का यानी पुल का निर्माण किया जाता है।